हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत पाथ आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो लास्ट जो है वो पाथ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हमने अवेलेबल करवा दिया है। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पीवाईक्यू पर बेस्ड हैं, यानी कि वर्ष 2018 से लेकर के 2022 तक के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनका हमने आकलन किया, एनालिसिस किया और उसके बाद फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकल कर बाहर आए वो एक वीडियो ऑलरेडी जो है इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। और अब इस पर्टिकुलर मेंस एग्ज़ाम 2023 को टारगेट करते हुए हम उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से आपका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि किस तरीके से उन प्रश्नों का उत्तर हम बेहतर तरीके से दे सकते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से एक बात और मैं आपको एक सूचित कर दूं कि मेंस का हमारा जो 2023 के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है पाथ आईएएस एकेडमी में, वो आपकी 24 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा और अपनी मेंस की तैयारी को एनालिसिस के साथ आगे बढ़ाइए और अच्छी मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए, जिससे कि आप अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये जो सेशन हम अभी लेकर के आए हैं, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पेपर जो 5 है, पेपर 5 का पार्ट 3 सीजी जियोग्राफी। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिछले सालों के प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं उनको हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कंप्लीट डिस्कशन रहेगा कि किस तरीके से प्रश्न आता है और उनसे संबंधित जो उत्तर है वो हम किस तरीके से लिखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हम यहां पर ले रहे हैं। पहला जो प्रश्न है वो है छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को समझाइए। अच्छा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके ये सेशन हमने बनाया है। तो ये सीरीज एक तरह से चलेगा आपका। अगले कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे उत्तर लिखना चाहिए। ओके, एक बात और यदि मैं आपसे कहूं तो वो ये है कि कोई भी एक स्टैंडर्ड नहीं होता है। जो भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, जो टॉपर्स हैं, उनकी एनालिसिस के आधार पर और वर्षों के अनुभव के आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से लिखना चाहिए। बाकी बेहतर की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो हमेशा अपने उत्तर को आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करें। यहाँ पे जो सामने जो दिख रहा है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको नजर आएगा, लेकिन इससे भी बेहतर आप स्वयं से लिख सकते हैं, यह भी विश्वास आप खुद पर रखिएगा। चलिए, इस पहले प्रश्न के उत्तर को हम लेते हैं। तो देखिए, हमको यहाँ पर अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में पूछ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपका छत्तीसगढ़ के भूगोल में हो चाहे भारत के भूगोल में हो, जब भी इस तरीके से विस्तार पूछा जाता है, भौगोलिक विस्तार, तो आपके दिमाग में दो चार चीजें जो आती हैं वो यही हैं कि आप उसके उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जो सीमाएं हैं उसके बारे में आप बताते हैं। ठीक, आप बताते हैं उसके कुल विस्तार के कुल क्षेत्रफल के बारे में, यानी कि टोटल एरिया के बारे में। आप बताते हैं कि पर्टिकुलर जब अक्षांशीय देशांतरी यहां पर लिख दिया गया है प्रश्न में, तो आप उसके इस विस्तार को भी उसमें क्या करेंगे, अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब एक उत्तर जो आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है, इसको मैं एकदम से पढ़ूंगा नहीं, हम मेन कंटेंट पर नहीं जा रहे हैं, कंटेंट आपके पास होगा ही, किस तरीके से उसको लिखना है उन चीजों को वो हम उस पर बात करेंगे। तो देखिए कि हमेशा जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपके आंसर में। ठीक है, एक सकारात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए हम उसका आंसर क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहां पर पहला जो लाइन यहां पे लिया, छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य है। क्योंकि यहाँ पे हम अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की बात कर रहे हैं, तो वो बताता है हमको कि उसका लोकेशन कहां पर है। तो हमने लोकेशन जो है भारत के हिसाब से ये कह दिया कि ये क्या है, ये लैंड लॉक्ड स्टेट है। ओके, फिर उसके बाद जो वास्तव में पूछा गया है वो आपने बता दिया कि इसका जो नॉर्थ लैटिट्यूडिनल एक्सपांशन है वो कहां से लेकर के कहां तक है। तो अब ये लिखने का तरीका क्या है, देखिए, क्योंकि आपको केवल अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है अंश लिख करके, डिग्री लिख करके नहीं छोड़ेंगे। आप जो है उसका क्या बताएंगे, आप
स्थान भी बताएंगे, क्योंकि विस्तार जब आपको पूछ रहा है तो उसको जस्टिफाई भी आपको करना है। तो आप इसलिए क्या कर रहे हैं कि उसके साथ में आप उसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, उस पर्टिकुलर स्थान को भी आप अपने आंसर में इंक्लूड करिए, तब ये एक कंप्लीट आंसर बनता है। ओके, तो जैसे हमने ऊपर बताया कि बलरामपुर के रामचंद्रपुर 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के नीचे दक्षिण में सुकमा के कोंटा तक है, वैसे ही पूर्वी देशांतरी जो विस्तार है यानी कि आपका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड का जो विस्तार है वो आपका भोपालपट्टनम बीजापुर 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर के जशपुर 84 डिग्री 25 मिनट तक है। ओके, चलिए अब हमने देखिए कि मुख्य रूप से जो पूछा था वो तो हमने बता दिया है, लेकिन चूंकि अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके पास कुछ स्पेस भी बचेगा, जाहिर सी बात है ना। तो इतने से लिख करके आपको नहीं रुकना है, आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की आपने लंबाई यहां पर लिख दी, पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपने यहां पर लिख दिया। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने यहां पर दे दी, क्योंकि यहां पर अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है, तो इसके साथ साथ ये विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार के लिए कुल लंबाई भी लिखना एक उचित हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात ये कि एक उत्तर आपको सामने नजर आ रहा है, ये जो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका प्रेजेंटेशन हम कैसे करें पेपर में। तो प्रेजेंटेशन के लिए देखिए हमारे पास अलग अलग माध्यम होते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये कि जैसे आपको यहां पर पूछा है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, और आप जानते हैं कि आपके प्रश्न पत्र में ये आपका जो है 4 लाइनें इस तरीके से वो बना करके आपको देता है। ठीक है ना, 4 से 5 लाइन तक होती है। ठीक है, और 2 नंबर के उत्तर को आप क्या करते हैं 3 से 4 लाइन में लिखते हैं। ज्यादा कंटेंट है तो 4 लाइन में लिखते हो, और अगर थोड़ा कम कंटेंट है तो 3 लाइन में हम लिख दिया करते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 से 10 शब्द एक लाइन में आते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं, है ना। तो अब जैसे कि ये आपका प्रश्न पत्र है ना, और इस प्रश्न उत्तर पत्रिका है, और इस उत्तर पत्रिका में आप इस तरीके से किनारे तो ऐसे मार्जिन बने होते हैं। ठीक है, इधर आपके प्राप्तांक लिखे होते हैं, इधर या कुल अंकों का और कौन सा खंड का है वो सभी डिटेल यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि प्रेजेंटेशन जो आपका रहना चाहिए, क्योंकि ये भूगोल विषय है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है, तो इसमें एक बेहतर उम्मीद की जाती है कि जो विद्यार्थी है वो जब उत्तर लिखे तो साथ में वो कुछ प्रेजेंटेशन पर वर्क करे, यानी कि कुछ मैप वगैरह या आउटलाइन वगैरह वहां पर वो प्रेजेंटेशन के तौर पे अच्छा बनाने के लिए, क्रिएटिविटी लाने के लिए वो कर सकता है। ठीक है, और इसके स्कोप भी होते हैं, हालांकि ऐसा स्कोप हमको 2 मार्क्स में बहुत कम चांस मिलेगा, लेकिन फिर 4 मार्क्स में जाओगे, उसके ऊपर वाले लॉन्ग आंसर में जाओगे तो वो सब में स्कोप जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की बात हो रही है, तो आपने लिखा कि छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य है ना, और उसके बाद फिर आपने इसका बता दिया कि भाई आपका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, वो आपने यहां पर बता दिया। ओके, ठीक, तो अब देखिए इतना हमने लिखा, फिर उसके बाद फिर हमने एक पॉइंट लास्ट में लिखा था कि इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो है इतनी है, ये भी हमने बताया था। ठीक है, तो वो भी लाइन हमने यहां पर लिख दिया। लेकिन अब दूसरा तरीका क्या है कि या तो ये पहला तरीका ये हो गया कि पूरा आपने थ्योरी वाइज ही इसका उत्तर लिखा। दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका ये कहता है कि आप क्या करें कि कुछ डिटेलिंग यहां पर करें थ्योरी वाइज में, और दूसरी तरफ आप यदि बना सकते हैं तो छोटा सा एक डायग्राम इस तरीके से बनाइए जो कि आपका छत्तीसगढ़ का जो है आउटलाइन आपको दिखाएगा। क्लियर है, ठीक, लाइक दिस, है ना। कभी भी याद रखिएगा कि जब भी आप मैप बनाएंगे तो ऐसा बॉक्स बना करके उसको रिप्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है ना। बेहतर प्रेजेंटेशन तभी है जब आप उसका एक आउटलाइन बनाएं, मतलब कहने का ये कि लगना चाहिए कि हाँ भाई हमारा छत्तीसगढ़ ही है। अगर भारत का भूगोल है तो उसमें भारत का मैप आपको बनाना चाहिए, आउटलाइन ही सीखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपने आउटलाइन बना दिया। ठीक है, अब जैसे कि यहां पे हम क्या कर सकते थे कि अक्षांशीय देशांतरी विस्तार तो हमने यहां बता दिया, फिर ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जो लंबाई थी उसको हो सकता है कि हम यहां पर दिखा दें इस तरीके से, ये उत्तर दक्षिण और ये पूर्व पश्चिम की लंबाई। ओके, हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर हमने लिखा था बलरामपुर का रामानुजगंज, है ना, सुकमा का कोंटा, ऐसा हमने लिखा था, उसको क्यों नहीं आप ये बलरामपुर में यहां पर ये रामानुजगंज, यहां पर ये कोंटा, इस तरीके से आप बता दें। ओके, तो ये एक क्या हो जाएगा कि बेहतर प्रेजेंटेशन और आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इससे और जो है ना कहना चाहिए कि जब, क्योंकि देखिए कंटेंट तो सभी के लिए समान है ना, जो आपने लिखा है वही 10 लोग 20 लोग भी वैसे ही लिखेंगे, लेकिन वो 10-20 लोगों में यदि आपको ज्यादा नंबर चाहिए तो आपको क्रिएटिविटी और प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। ओके, है ना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ जरा हम लोग चलें। ओके, अगला प्रश्न जो है वो आपका है क्या
रामगढ़ की पहाड़ी का विस्तार एवं महत्व बताइए। ठीक है, हमने जब पीवाईक्यू एनालिसिस किया, ठीक है, तो उसमें हमको फिजिकल डिवीजन से बिल्कुल क्वेश्चंस मिले हैं। तो फिजिकल डिवीजन यानी कि भौतिक विभाजन को लेकर के एक प्रश्न हम लोग यहां पर देख रहे हैं, और ये हमने लिखा है कि यहां पे प्रश्न क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी का विस्तार एवं महत्व बताइए। टेल द एक्सटेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द हिल ऑफ रामगढ़। ओके, तो रामगढ़ जो है पहाड़ी, ये आपका देखिए एक स्थान को, एक लोकेशन के बारे में जब यहां पे पूछ रहा है, तो आपको करना यह चाहिए कि सबसे पहले तो उस इंसान को, मतलब कि आपको यदि कोई पूछेगा कि भाई ये कहां है, तो आप क्या करोगे, उसको वहां तक पहुंचाओगे ना। ठीक, तो सबसे पहले आप यही करिए कि भाई रामगढ़ की जो पहाड़ी है या कोई भी स्थान के बारे में अगर भौतिक विभाजन के बारे में आपको पूछा है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए कि वो कहां पर है, उसको लोकेट करवाओ। ओके, तो इसका जो विस्तार है वो सरगुजा में है ना, इसका विस्तार कहां है, सरगुजा में, और फिर सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत है। ये आपने क्या किया कि भारत के भौतिक विभाजन से आपने रिलेट कर दिया। जब हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पढ़ते हैं भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत, तब उसमें एक आपका नाम आता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो ये जो छत्तीसगढ़ है, एक राज्य के एक पर्टिकुलर भौतिक विभाजन के उप विभाग की बात यहां पर हो रही है। ओके, तो आपने यहां पे लिख दिया कि भाई ये विस्तार सरगुजा में कहां पर है, सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत है। ओके, फिर उसके बारे में आप बताइए, उसके अंदर जाइए आप, उसके अंदर जाएंगे तो क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो भाई आप जानते ही हैं, सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा, इस तरीके से आप बताएं। ठीक, अच्छा, अब देखिए कि ये हम जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसमें हमने क्या किया कि शुरुआत जो हमने की एक पर्टिकुलर लाइन से हमने स्टार्ट की, फिर वो कहां पर है बताने के बाद उसके अंदर क्या है वो हमने बताया, और अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो तीन चीजें हमने यहां पर मेंशन किया है, ठीक है, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग दे रहे हैं। तो हमने क्या किया कि यहां पे ऐसा एक बुलेट पॉइंट बना लिया कि यहां पर हम सीता बेंगरा के बारे में बता रहे हैं, यहां पर हमने जोगी मारा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर मैंने एक डॉट यहां पे बनाया है, इसके अलावा आप यहां पे नंबरिंग भी कर सकते हो, 1 कर दीजिए और उसके बाद फिर यहां पर 2 कर दीजिए, है ना। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जब हम बुलेट पॉइंट्स का यूज करके कोई आंसर लिखते हैं, ओके, तो यहां पर आप ये बात ध्यान में रखें कि, चलिए मैं सीधा एक ऐसा बैकग्राउंड ले लेता हूं, है ना, कि यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप बुलेट पॉइंट बना रहे हैं, मान लीजिए आपने एक बुलेट पॉइंट यहां से स्टार्ट किया और आपने अपना कंटेंट लिखा, ठीक है, और लिखने के बाद आपको लग रहा है कि ये एक पॉइंट यहां पे खत्म हो गया, तो यहीं से ही आप सेकंड आप बुलेट पॉइंट यहां पे बनाइए और यहां से आप लिखना स्टार्ट करिए। ये नहीं कि इस प्लेस को आपको खाली छोड़ देना है और फिर दूसरी लाइन में आ जाना है, नहीं, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि स्पेस यूटिलाइज करना ही आपका काम है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई निर्धारित अंक सीमा के साथ साथ आपका निर्धारित शब्द सीमा भी यहां पर है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको काम करना है। ठीक है, तो जितनी प्रॉपर्टी आपको मिली है उसी में जी लो, ठीक है, जी लो अपनी जिंदगी, है ना। चलिए अब जरा आगे देखते हैं। तो देखिएगा, अब ये इंडिविजुअल उसके बारे में हमने क्या किया कि सीता बेंगरा के बारे में बता दिया, इससे रिलेटेड जो प्रमुख बातें हैं वो हमने बता दी। भरत मुनि नाट्य शास्त्र विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, है ना, कालिदास ने मेघदूतम की रचना यहीं पर की थी। ठीक है, इस तरीके से, और फिर वहां पे सांस्कृतिक आयोजन होता है, ये भी हमने बता दिया। देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये होता है कि आपको 6 से 7 पंक्तियों में इसका आंसर करना है ना, क्योंकि ये 60 वर्ड्स का आपको उत्तर आपको लिखना है 60 शब्दों में, है ना। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आपने सीता बेंगरा के बारे में बता दिया, फिर ये इसमें प्रमुख है एक जोगी मारा, उसके बारे में बता दीजिए कि क्या क्या है। तो आप जानते ही हैं कि नर्तक और नृत्यांगना का प्रणय गाथा का चित्रण है, मौर्य काल का अभिलेख आपको यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसकी भाषा ये है, और इसमें अन्य जो गुफाएं हैं वो हाथीपोल की गुफा, रावण दरवाजा, ये सब आपका मुख्य कंटेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ही आपको लिखना है, रामगढ़ की पहाड़ी का विस्तार एवं महत्व। ओके, चलिए अब यहां पर ये आपका जो है इंग्लिश में किस तरीके से आपको लिखना है, तो फॉर्मेट तो वही रहेगा, है ना, लैंग्वेज जो है भले बदल गया हो। ओके, तो हमेशा ये याद रखना है आपको, इट्स एक्सपांशन इज अंडर सतपुड़ा माउंटेन सीरीज इन सरगुजा। यहाँ पे तीनों चीजें आपने बता दी। ठीक है, कि आपने भारत से भी रिलेट कर दिया और छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है वो भी आपने बता दिया, और फिर आप उसके अंदर चले गए सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा के पास, और उसके बाद फिर उसकी हमने डिटेलिंग कर दी इस तरीके से बुलेट पॉइंट बना करके। ओके, ठीक, तो ध्यान रखें, देखिए कि जैसे यहां पर आपको सामने ये 6 लाइन में दिख भी रहा है, जब आप उत्तर लिखेंगे तो मान के चलिए कि 7 लाइन में जाएगा ही, है ना, तो इस हिसाब से आपको अपने आंसर तैयार करने हैं। ओके।
अगर आपको लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। और लेकिन यही कहूंगा कि भले यहाँ पर प्रश्न उत्तर दोनों आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ से केवल फॉर्मेट को आप ग्रहण कीजिए, स्ट्रक्चर को समझिए और खुद से आंसर लिखिए। मेन कंटेंट आपके पास रहेगा, कंटेंट ही है जो फैक्ट जो रहेगा, वन लाइनर सिनॉप्सिस, वही आपको याद रहेगा। लिखना जो है उसको रटने की कोशिश मत करिएगा, सिर्फ लिखने पर ध्यान देना है, मतलब प्रैक्टिस करते चलना है। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप जो है केवल आपको मेन कंटेंट याद रहेगा, मुख्य बिंदु ही याद रहेगा, और याद रहेगा आपका सिनॉप्सिस कि इस प्रश्न का उत्तर मैंने किस तरीके से लिखा था, पहले मैंने क्या लिखा था, फिर मुझे बाद में क्या लिखना है। ठीक है, तो वो एक सिनॉप्सिस दिमाग में होना चाहिए। और आप जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो अपनी कॉपी में जरूर ये है कि आप प्रश्न के बाद सबसे पहले सिनॉप्सिस बना लीजिए, सिनॉप्सिस लिखिए और उसके बाद फिर उसका आंसर लिखिए। ओके, तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, है ना। चलिए, कन्हार बेसिन का विवरण दें। यह भी एक उपविभाग है भौतिक विभाजन के अंतर्गत, है ना, फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के। तो एक प्रश्न और हम लोग ले रहे हैं, कन्हार बेसिन का विवरण दीजिए। तो चूंकि बेसिन की बात हो रही है ना, तो आपको यह बताना होगा कि ये नदी बेसिन है कि क्या है। तो आपने कहा कि कन्हार बेसिन का निर्माण कन्हार नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है, तो आपने यहां पर इसके निर्माण के बारे में बता दिया। ठीक है, कि हाउ दिस कन्हार बेसिन इज फॉर्म्ड। ओके, ये आपने यहां पर मेंशन किया, तो फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद फिर आप बताएंगे कि ये कन्हार बेसिन कहां पर लोकेटेड है, तो इसका आपने लोकेशन बता दिया कि जसपुर जिले के बगीचा तहसील में है। ओके, ये आपने उसका क्या बता दिया, स्थिति बता दी। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपका जो है कन्हार नदी कहां से निकलती वो आपने बताया। फिर ये जो बेसिन है, देखिए ध्यान रखिएगा कि कन्हार बेसिन के बारे में पूछ रहा है ना। ठीक, कन्हार बेसिन के बारे में, ये कन्हार नदी के बारे में नहीं पूछ रहा है कि एकदम से आप नदी के बारे में ही लिखते चलें। ओके, तो याद रखिएगा इस बात को। ओके, तो क्योंकि इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं क्योंकि कई लोग ऐसा कर चुके हैं, कई लोग ऐसा करते हैं कि कन्हार बेसिन का विवरण देने की बात हो रही है, बस सीधा सीधा आप क्या करते हैं, कन्हार नदी के बारे में ही लिखते चलते हैं। तो वैसा नहीं करना है ना। प्रश्न क्या है, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले वीडियो में, कि जो प्रश्न डिमांड करता है केवल वही उत्तर आपको देना है, वहां से यहां वहां भटकना नहीं है। ठीक है, जो उससे रिलेट करता हो। ओके, ये नहीं कि भैया मैंने जो याद किया वो तो आया नहीं, लेकिन ये उससे रिलेटेड टॉपिक आ गया तो मैं तो यही छापूंगा। ठीक है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। चलिए, छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी सीमांत क्षेत्र में स्थित है और उत्तर पूर्वी सरगुजा से रामानुजगंज तहसील तक विस्तृत है। ठीक है, उसका विस्तार हमने बता दिया क्योंकि उसका विवरण देने की बात बोल रहा है ना। विवरण का मतलब यही होता है कि उसके बारे में जो आप जानते हैं बस उसको आपको लिखना है। ओके, ठीक, तो इसको याद रखिएगा। ओके, सो कन्हार रिवर इसको फॉर्म करती है एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड देन कन्हार रिवर ओरिजिनेट्स from Bakhona Peak of Pandrapat situated in Bagicha Tehsil of Jaspur district. This basin is located in the northernmost marginal region of Chhattisgarh and extends from northeastern Sarguja to Ramanujganj. Okay, तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ओके, है ना, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला एक प्रश्न फिर से, लेकिन और वो भी 4 नंबर का है। ठीक, प्रश्नों के पैटर्न को समझते चलिएगा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अबूझमाड़ की पहाड़ी का विस्तार, अर्थ एवं विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ब्रीफली थ्रो लाइट ऑन द एक्सटेंशन, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिल ऑफ अबूझमाड़। ये भी मान के चलिए कि ये कई बार आपका रिपीट हुआ है मेंस में, जो है ना, ये कम से कम 2 से 3 बार आ चुका है यहां से प्रश्न जो है, अगर 2018 या उसके भी पहले से मैं अगर बात करूं तो। ठीक है, हाँ भाई, अब यहां पर देखिए विस्तार, अर्थ, विशेषताएं, ये 3 अलग अलग जो हैं पॉइंट्स हैं जिसको एक ही प्रश्न में पूछ लिया गया है। तो ऐसे जब प्रश्न होते हैं तो बेहतर होता है कि जैसा वहां पे पूछा है वैसा ही हम लोग करते चले। तो जैसे कि हम लोग को यहाँ पे विस्तार पूछा है तो विस्तार हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर हमने अर्थ लिख दिया, एक हेडिंग बना दिया हमने। ठीक है ना, अलग से हेडिंग हमने बना दिया है और उसके बाद फिर उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा ही आपको करना चाहिए, बेहतर है ये। ओके, तो ये अबूझमाड़ की पहाड़ी। अच्छा, ये 4 नंबर का प्रश्न है। आपको लगता है कि आपके पास स्पेस है और आप मैनेज कर सकते हैं, तो आप यह भी कर सकते हैं कि अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है वो कहां पर है, इस तरीके से आप एक मैप बना सकते हो। लाइक आपने एक ऐसा इसका बना दिया, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा, लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसा कर दीजिए और उसके बाद फिर यहाँ ये वाला हिस्सा को बस इतना ऐसा,
जिला वगैरह ऐसे अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना। इस हिस्से को ऐसा आपने बना दिया, बस कुछ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, एकदम छोटा सा आपको बनाना है, ठीक है। अच्छा, ऐसा बनाने के बाद करना क्या चाहिए कि जब आप ऐसे एक डायग्राम बना दो तो उसके बाद फिर ना उसको एक बॉक्स से आप सेपरेट कर दीजिए, लाइक इस तरीके से। और हमेशा एक साइड में आपको बनाना है, कहीं ऐसे बीच में नहीं बनाना है, ठीक है। या तो आप इस तरफ बना रहे तो इधर बना लीजिए, लेकिन मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग राइट साइड में बनाएं पेपर के, ठीक है। तो यहां पर बनाइए किनारे में, और ऐसा या तो एक सिंगल ऐसा एक लाइन खींच दो, आपका डायग्राम यहां पर आया है, ठीक है ना, ऐसा आपका हो जाएगा, ओके। या फिर इसको पूरा ऐसे बंद कर दीजिए, ओके। तो इससे क्या होता है ना कि लाइक ये मिक्स नहीं होगा और दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो क्या है कि सामने वाले को खुश रखना है, ओके, सामने वाले को मतलब चेक करने वाले को, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा बेहतर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, है ना। और छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज में बताऊं तो ये कि भैया मिंजरा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ओके। सो ये इस तरीके से हेडिंग बना करके इसको लिखना है। अच्छा, अब आप ये भी देख रहे हो कि जैसे विशेषताएं, अब आपको पता है कि भाई विस्तार और अर्थ में तो मुझे लिमिटेड ही लिखना है ना, कि भाई जो है वही लिखना है, एक लाइन वहां पे आएगा, एक लाइन यहां पे आ गया। लेकिन विशेषताओं में आपको मालूम है कि मुझे एक से ज्यादा पॉइंट्स मुझे लिखने होंगे, है ना। तो हमने क्या किया, ये देखिए, हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि पॉइंट 1 है ना, उसके बाद फिर देखिए ये पॉइंट 2 हमने वहां पर लिख दिया है। ये खैर आपका वर्ड का सेटिंग है ना, ठीक। आप इसको बेहतर है कि वहां पर थोड़ा सा स्पेस था, तो आप 2 नंबर जो है वो यहां पर डालिए, और उसके बाद फिर यहां से उस पॉइंट को लिखना स्टार्ट करिए, और उसके बाद फिर नंबर 3 आपने डाल दिया। इस तरीके से गोला लगा दीजिए, वो ऑलरेडी आपको जो है ना अलग से दिखने लगेगा। इससे फायदा क्या होता है ना, फायदा ये होता है कि देखो 4 अंक का है, अब 4 अंक का है तो भैया सामने वाले ने कितना कंटेंट दिया है, तो उसको क्या है कि बहुत ज्यादा एकदम मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी चेक करने वाले को। वो बस देखेगा, अच्छा विस्तार भी लिखा है, अर्थ भी लिखा है, अच्छा विशेषताओं में देखो इसने 3 पॉइंट लिख दिया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बस वो देख करके और गिन करके नंबर देता है, आई बस समझ में, है ना। देख करके मतलब पढ़ के ही देगा, लेकिन वो गिन करके भी नंबर दे देता है कि हाँ चलो इसने इतना पॉइंट लिखा है तो चलिए हम इसको इतना नंबर दे दें, ओके। तो इस तरीके से थोड़ा सा देखिएगा। तो ये 4 पॉइंट देखो, 4 पॉइंट तो हमने विशेषताओं में ही दे दिया, जबकि 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। और इसके अलावा फिर ये आपके मान के चलिए कि 4 पॉइंट यहां हो गए, 1 नंबर इसके लिए, 1 नंबर इसके लिए। इस तरीके से थोड़ा सा हिसाब लगा करके, मतलब एग्जाम में आपको इतना हिसाब नहीं लगाना है, ये आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते समय हिसाब लगाना है, ठीक है। और ये चीजें फिर ऑटोमेटिक होने लगेंगी, मतलब बहुत ज्यादा आपको प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप प्रश्न देखेंगे और लिखना चालू कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इस प्रकार से इन सभी को उत्तर को आपको लिखना है ना। तो इंग्लिश में भी वही सेम चीज है, एक्सपांशन हमने अलग से मेंशन कर दिया, उसके बाद फिर अलग से यहाँ पर मीनिंग इसका आ गया, और उसके बाद फिर हमने इसके बेसिक फीचर्स को यहाँ पे लिख दिया है, और सेम पैटर्न में हमने इसको लिखा है, ओके, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 5। रॉक सिस्टम से, यानी कि जो शैल समूह है छत्तीसगढ़ के, वहां से भी प्रश्न आए हैं, याद रखिएगा, ओके। अच्छा, यहां पर आपको बेहतर तरीके से दिखाने के लिए हमने कलर का यूज किया है, अदरवाइज ध्यान रखिएगा कि आपको परीक्षा में, यानी कि मेंस की जो आंसर राइटिंग है, या तो केवल ब्लू पेन से या तो केवल ब्लैक पेन से ही करना है, ठीक है। किसी भी एक पेन से ही आपको, एक इंक वाली पेन से ही आपको इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ना है ना। क्योंकि मेन बात तो यही है कि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम पेन चेंज करते बैठे रहे, ठीक है। हमने अभी ब्लू में हेडिंग दे दिया, फिर भैया अंदर हमने कंटेंट ब्लैक में लिखना चाहते हैं, ऐसा समय गंवाने का प्रयास हमको नहीं करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5। तो एक रॉक सिस्टम से, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, यहां से बिल्कुल प्रश्न आए हैं हर साल, तो यहां से भी हम प्रश्न का उत्तर एक ले रहे हैं। कडप्पा शैल समूह, अब देखिए रॉक सिस्टम के बारे में क्या पूछ रहा है, उसकी विशेषता एवं विस्तार, ओके। क्या पूछ रहा है, उसकी विशेषता एवं विस्तार पूछ रहा है, यानी कि द फीचर्स एंड द एक्सटेंट ऑफ कडप्पा रॉक सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम यही काम करते हैं कि हमको पता है कि भाई विस्तार तो हम 1-2 लाइन लिखेंगे, उसका विशेषताएं तो बहुत सारी लाइन होगी, तो पहले विस्तार लिख लेते हैं, उसके बाद फिर विशेषताओं में आएंगे, ओके। तो कडप्पा शैल समूह छत्तीसगढ़ के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में स्थित है, तो 30% में स्थित है, ठीक है। लगभग हमने लिया है, लगभग ये आपका 24.98% आता है। तो कोशिश करिएगा कि, है ना, आप जितना एग्जैक्ट आपके पास है डेटा उसी को लिखिएगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट डेटा ही आपको इस्तेमाल करना है। फिर देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से निर्मित कडप्पा शैल समूह टूटी एवं कायांतरित चट्टानें हैं, ओके। आपने पहले बताया कि ये कितने भाग में विस्तृत है,
फिर उसके बाद आपने बताया कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि सेल समूह पूछ रहा है। तो याद रखिए ये जो की पॉइंट्स है ना, बिल्कुल ध्यान रखिए सिनॉप्सिस के तहत। ओके, विस्तार यानी कि एक्सटेंशन तो आपने लिख लिया, उसके बाद फिर चूंकि रॉक सिस्टम है तो ये बताइए कि उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, या कौन सी रॉक सिस्टम से वो बनता है, या वो बेसिक जो रॉक सिस्टम होते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर बात की जाए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो कौन से क्रम में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों को हम लिखते हैं और उसके बाद फिर आप उसके बेसिक फीचर के बारे में बता रहे हैं कि ये टूटी और कायांतरित चट्टाने हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड चट्टाने हैं। ओके, और फिर उसके बाद फिर हम आ जाते हैं विशेषताओं में। देखिए यहां पर हमने जो विशेषताएं लिखा है, आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहां पर हेडिंग तो हमने लिखा ही है, उसके नीचे अंडरलाइन भी हमने लगा दिया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान ये रहे कि पूरे उत्तर में आपको खाली अंडरलाइन अंडरलाइन ही नजर ना आए, है ना, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये विशेषताओं में हमने एक अंडरलाइन डाल दिया है। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए रॉक सिस्टम के बारे में कि हमने ओवरऑल तो बता दिया कि इतने परसेंट में था, अब ये भी तो बताओ कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहां से कहां तक है, कौन कौन से एरिया में वो मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप उसमें बताएंगे तो और बेहतर और अच्छा हो जाएगा, और इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है क्योंकि ये 8 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 8 अंकों का, यानी कि 100 शब्दों में लिखना है, तो जाहिर सी बात है कि इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या? उसका बेसिक जो विस्तार है, ठीक है, विस्तार के अलावा आप उसकी विशेषताएं लिख रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है, और उसके अलावा आप क्या लिख रहे हैं, वितरण के बारे में लिख रहे हैं कि कौन कौन से राज्यों में, कौन कौन से जिलों में, कौन कौन से क्षेत्रों में इसका विस्तार है। और फिर जब आप रॉक सिस्टम की बात करते हो तो छत्तीसगढ़ में जब इसके विस्तार के बारे में आप बात कर रहे हैं तो इसकी 2 सीरीज हैं, यह भी तो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो प्रदेश में यानी कि छत्तीसगढ़ में जो आपका कडप्पा शैल समूह मिलता है उसकी 2 श्रृंखलाएं कौन कौन सी है वो आपको लिखनी है। तो हमने खाली नंबर दिया और ये डैश करके हमने यहीं पर लिखना चालू कर दिया। तो एक रायपुर श्रृंखला के बारे में लिख लिए, और दूसरा हमने लिख लिया चंद्रपुर श्रृंखला, कडप्पा क्रम का निचला भाग चंद्रपुर श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कि इसका विस्तार कितनी बेहतर तरीके से हमने इसमें लिखा है। सिर्फ ये लिख के नहीं छोड़ दिया कि इन जिलों में है और इतना परसेंट भाग में विस्तार है इसका, नहीं, हमने उसको 2 अलग अलग सीरीज में बांट करके लिखा है। तो ये बेसिक कंटेंट है, ये बेसिक कंटेंट आपके उत्तर में होना ही चाहिए। ठीक है, ओके, यहां पर भी क्योंकि 8 मार्क्स का है, तो अब देखिए 8 मार्क्स वाले में आप किस तरीके से इसका उत्तर दे सकते हो। ठीक है, देखो 8 मार्क्स है तो आपको पता है कि भाई बहुत सारी मेरे पास लाइन्स है, कम से कम 10 से 11 लाइन है, मुझे 100 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। अब देखो ये मान लीजिए पूरा आंसर शीट है और सारी लाइनें यहाँ पर इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, ओके, इस तरीके से पूरा बना हुआ। अब आपको क्या करना है कि आपको लिखना है, तो जब आप लिखेंगे ना तो आप ध्यान रखेंगे कि जैसे मैंने कहा था कि आपको आउटलाइन बनाना है, मैप बनाना है, डायग्राम बनाना है, तो अब ऐसा नहीं है कि 8 मार्क्स है तो पूरा एक साइड आपने ऐसे कर दिया और पूरा यहां पर एक बड़ा सा आपने छत्तीसगढ़ का मैप ऐसे बनाया और उसमें आपने बताया कि भैया हाँ कडप्पा है वो इस क्षेत्र में आपका विस्तृत है, यहां पर आपको मिलेगा कडप्पा रॉक सिस्टम। ठीक, ऐसा नहीं। ओके, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि मान लीजिए मेरा आंसर इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां पर यहां से मुझे 10 लाइन यहां तक जाना है, तो भाई आपका जो मैप है छोटा सा मैप ऐसे बना दीजिए इस तरीके से, एक साइड में इस तरीके से, और फिर आगे बढ़िए। ओके, ठीक, तो ऐसे आपके प्रश्न को उत्तर को आपको क्या करना है, लिखना है। बहुत छोटा सा, एकदम बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एक ही चीज तो बतानी है वैसे भी कि आपको केवल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो ये छोटा सा एक डायग्राम बनाओगे उसमें इतने में समझ में आ जाता है कि हाँ भैया ये वाला जो पार्ट है वही क्या है, आपका कडप्पा रॉक सिस्टम है। ओके, तो इस तरीके से आप उसको बताने का प्रयास करिए, है ना। ये आपका इंग्लिश कंटेंट, ठीक है ना, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, और पैटर्न, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, सिनॉप्सिस, ये मुख्य बातों को आप समझते चलिए। ओके, अगला प्रश्न लेते हैं। जलवायु से या वर्षा से संबंधित प्रश्न भी बिल्कुल हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वर्षा ऋतु की स्थिति एवं राज्य में इसकी अवधि पर टिप्पणी कीजिए। कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ द रेनी सीजन एंड इट्स ड्यूरेशन इन द स्टेट। ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। ओके, तो आपको स्थिति बतानी है और बताना है क्या, इसकी अवधि पर, यानी कि ड्यूरेशन। क्लियर है? तो देखें जरा कि किस तरीके से इसका उत्तर लिया जा सकता है। कितने नंबर का है, तो 4 मार्क्स का है ये। ठीक है, कितने नंबर का है, 4 मार्क्स का है। ओके, सूर्य के दक्षिणायन के साथ छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है।
इस ऋतु की अवधि कितनी है स्पेसिफाई किया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको पहले बता दीजिए कि भाई जून से सितंबर तक, है ना, जून से सितंबर के मध्य होती है, ये आपने बता दिया। फिर उसके बाद फिर क्या आपको स्थिति भी तो पूछा है, तो वर्षा की औसत वार्षिक वर्षा की स्थिति क्या है वो आपने बता दिया, यहाँ पर 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से वर्षा प्राप्त करती है। अब आप वर्षा ऋतु के बारे में बात हो रही है ना, अवधि के बारे में बात हो रही है, तो आपको बताना ही पड़ेगा कि बेसिक रीजन क्या है। तो भाई आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो मानसूनी हवाओं पर डिपेंड करती है, वर्षा काल जो है वो। ठीक, उसके बाद फिर इस कालखंड में अब चूंकि वर्षा की स्थिति पूछा है, तो वर्षा के साथ साथ यहाँ पर जो भौतिक दशाएं हैं उसके बारे में तो बताना पड़ेगा। तो आपने वर्षा तो बता दिया, साथ में औसत तापमान भी इस समय कितना रहता है वो आपको बताना चाहिए, क्योंकि स्थिति बताओ ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इस अवधि में सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ क्षेत्र में और न्यूनतम वर्षा मैकाल वर्ष में। लीजिए, हमने ये भी स्पेसिफाई कर दिया कि मैक्सिमम और आपका मिनिमम रेनफॉल कहां पर होता है, इस तरीके से। ओके, तो ये कंप्लीट एक स्थिति यहां पर समझ में आ जाती है। क्लियर इतनी बातें? आपने वर्षा की स्थिति बताई, आपने उस समय तापमान कितना होता है वो आपने बताया, उसका कारण क्या है वर्षा का। ठीक है, तो आपने बताया कि मानसूनी हवाओं की वजह से है। ओके, इस प्रकार से आपको बताना है। अवधि आपने बता दी कि जून से सितंबर के बीच में है ना, इस तरीके से आंसर करेंगे। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। मेंस 2023 का टेस्ट सीरीज यहां पर आपका स्टार्ट हो चुका है पाथ आईएएस एकेडमी में, तो उसको बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाओ। ओके, शिवनाथ नदी और उसकी सहायक नदियों पर लेख लिखिए। राइट एन आर्टिकल ऑन शिवनाथ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। चलिए, एक लॉन्ग आंसर यहां पर हम ले रहे हैं जो कि 15 अंकों का है। ठीक है, कितने अंकों का है? 15 अंकों का। तो ये मैं आपको बता दूं कि नदी अपवाह तंत्र है ना, नदी अपवाह तंत्र, ये जो आपका रिवर सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़ है, यहां से बिल्कुल आपको एक ना एक प्रश्न जो है प्रश्न पत्र में जरूर मिलेगा। ओके, तो जब भी ऐसा प्रश्न हो तो किस तरीके से उसके आंसर को करना है, तो ध्यान दीजिएगा कि भाई नदी अपवाह तंत्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नदियों से संबंधित आपको सबसे पहले तो यही बताना होता है कि आपका जो है उद्गम क्या है। ठीक है, उद्गम क्या है, उसके बाद फिर उसके फ्लो रीजन के बारे में आप बताओगे, यानी कि आपका क्या प्रवाह क्षेत्र है ना। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हो तो आप उसमें बताते हैं कि भाई उसके किनारे स्थित कोई शहर वगैरह हैं तो वो बताइए। फिर उसमें बताइए कि कौन कौन सी परियोजनाएं प्रोजेक्ट वगैरह उसमें चल रही हैं वो आप बताते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है मान के चलिए कि आप उसमें फिर विसर्जन बताओगे, उसका ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पॉइंट बताओगे कि भाई वो कहां पर जाकर के किस समुद्र में, सागर में वो इमर्स हो जाती है या मिल जाती है ना। और इसके अलावा एक जिसे मैं स्टार पॉइंट कहता हूं, वो स्टार पॉइंट का मतलब है कि क्या उस तथ्य से संबंधित कोई हमारे पास यूनिक पॉइंट है जो मेरे उत्तर को किसी और के उत्तर से अलग बनाएगा। ठीक है, तो वो एक स्टार पॉइंट आपको जरूर खोजना चाहिए, तलाश करना उसको चाहिए। और दूसरी बात कि प्रश्न का उत्तर जब भी हम लिख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एक सकारात्मक सोच के साथ उसको आपको लिखना है ना। तो सकारात्मक सोच क्या है कि आप उसके बेसिक फीचर के बारे में, या उसके कहना चाहिए कि एक प्रमुख विशेषता क्या है, उसको आपको मेंशन करते हुए उसका आंसर स्टार्ट करना है। ओके, तो जैसे कि शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। लीजिए, हमने क्या किया कि उसका एक पॉजिटिव पॉइंट जो है, उसकी जो प्रमुख विशेषता है, वहां से हमने स्टार्ट किया। हमने सीधे सीधे ये उस पर लेख लिखने के लिए कहा है, तो शिवनाथ नदी का उद्गम यहां से होता है, यहां से निकलती है, ऐसा सीधे सीधे हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, एक इंपैक्टफुल आंसर आपको तैयार करना है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इस तरीके से आंसर लिखा करिए। ओके, तो सबसे लंबी नदी है और महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। दो बेसिक चीजें हमने बता दी। ओके, कि भाई शिवनाथ जो है वो महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, वो महानदी जो पूरे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है, मान के चलें। ओके, चलिए, उसके बाद फिर आप उसके ओरिजिन में आओ, तो ये ओरिजिन के बारे में हमने बताया। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से वो कहां से प्रवेश करती है वो हमने यहां पर बता दिया है। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं किसमें, इसके प्रवाह क्षेत्र में। तो प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से जिलों में है वो हमने बताया। फिर उसके बाद देखिए उसमें प्रमुख परियोजनाएं कौन सी हैं, उसके बारे में हम यहां पर लिखना चालू कर रहे हैं। तो इस प्रश्न के पैटर्न को समझो कि कैसे लिख रहे हैं और क्या क्या लिख रहे हैं, यही आपका सिनॉप्सिस है। जब भी नदी अपवाह तंत्र आएगा तो आपको दिमाग में यही सारी चीजें रखनी है
ठीक है, कि मुझे बताना है कि उसका बेसिक एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट या यूनिक पॉइंट जो उसको सभी से अलग बनाता है, वो मैं सबसे पहले लिख दूं, यानी कि स्टार पॉइंट को। उसके बाद फिर मैं बेसिक चीजों में आऊं कि उसका ओरिजिन बताऊं, उसका फ्लो रीजन बताऊं, उसका किनारे स्थित शहर, उसमें प्रोजेक्ट बताऊं। इस तरीके से चीजों को हम यहां पर मेंशन करते हैं। और फिर जब ये हो गया तो उसके बाद फिर देखो प्रश्न में एक और चीज बोला है कि उसकी सहायक नदियों पर लेख लिखिए। तो एक तो इसने मेंशन कर दिया इसलिए लिख रहे हैं, दूसरा मेंशन नहीं भी करता तो हम ये देखते कि शिवनाथ नदी के बारे में लिखिए, शिवनाथ नदी के बारे में वर्णन करिए, ऐसा कुछ बताए, है ना। तो फिर आप ये देखेंगे कि भाई कितना नंबर का है। अगर उतने नंबर का है तो आप उसमें बेसिक चीज एक और ऐड कर लीजिए इसमें सिनॉप्सिस में, कि आपको नदी जब भी पूछे तो भाई उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, यानी कि सहायक नदी के बारे में भी आपको बताना चाहिए। क्लियर। अब सहायक नदियों को लिखने का एक तरीका होता है, कहने का मतलब ये कि ये तो हो सकता है कि बाईं ओर से आकर के मिलने वाली सहायक नदियां, और दूसरा होता है दाईं ओर से आकर के मिलने वाली सहायक नदियां। तो इस तरीके से आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो, ओके, जब आपके पास बहुत सारे नाम हो। तो हमने यहां पर वैसे ही किया है। हमने देखिए यहां पर हमने इसको उत्तर और दक्षिण के हिसाब से बांट दिया है कि उत्तर की ओर से आकर के मिलने वाली सहायक नदियां, है ना, ऐसा हमने यहां पर बांट दिया। और फिर उसमें अलग से हमने यहां पर नंबरिंग कर दी है। ओके, अच्छा, यहां पर देखिए ये अब सदा ऐसा लिखा हुआ है, बट ऐसा कोई वो नहीं है, आप 1 2 3 4 ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो उसमें उतना कुछ घबराने या सोचने वाली बात नहीं कि भैया यहां पर अब सदा ही लिखना पड़ेगा क्या, ठीक, याद रखिए। तो ये सब चीजें हैं, आप इसको ध्यान में रखें और अपना उत्तर इसी तरीके से लिखें। तो फिर हमने यहाँ पे लिखा कि नदियों के नाम लिख दिए। अब चूंकि सहायक नदियों के बारे में लिख रहे हो तो बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन ही दीजिए, आप बहुत डिटेल में मत जाइए, क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे मुझे नाम लिखने हैं और इतने नंबर का है, इतना स्पेस है। तो ये सबसे पहले ही आपको क्या करना है, पहले ही एनालिसिस कर लेना है, दिमाग में एक ड्राफ्ट तैयार कर लेना है कि मुझे कितना लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। और ये चीजें एग्जाम में नहीं करनी है, ये चीजें राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान करनी है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। तो इसलिए वही है कि जब से जैसे लिखते चलोगे ना तो वैसे वैसे आपको अंदाजा होते जाएगा, आप खुद से इस चीजों को सीख जाएंगे। ओके, तो ये आमनेर याद रखिएगा। फिर खैरागढ़ में आमनेर, मुस्का, पिपरिया का त्रिवेणी संगम होता है। ये लीजिए, हमने इसके किनारे स्थित शहर का एक मेंशन कर दिया और त्रिवेणी संगम पर स्थित है। और आमनेर का भी सहायक नदी कौन कौन है वो हमने बता दिया, केवल 2 लाइन में। ओके, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर हाफ नदी के बारे में बता दीजिए। अब उसके देखो यहां पर जैसे लंबाई वगैरह हम बता रहे हैं, उसका क्षेत्र बता रहे हैं, तो अलग से नहीं लिख रहे हैं कि ये कवर्धा जिले में है, इसकी लंबाई इतनी है। पूरा इतना स्पेस हमको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मेन कंटेंट से मतलब है, स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो आप ब्रैकेट में कर दीजिए और लिख दीजिए वहीं पे 44 किलोमीटर। वो आप समझ में आ गया भाई कि हाँ इसकी लेंथ ही बता रहा होगा। ओके, तो बस इतना ही काम करिए इसमें, ठीक है। और जब ये हो जाए कि उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हो गई, तो फिर हम आपका आगे बढ़ गए किसमें, दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। इसमें क्या क्या है वो भी आप जानते हैं, खरखरा है, तांदुला है, खारून है, ये प्रमुख नदियां, और जमुनिया, 4 नाम हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेते हैं, है ना। तो इसमें एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन देना है। जब तक, कहने का मतलब ये कि जैसे केवल और केवल एक प्रश्न आ गया कि खारून नदी पर लेख लिखिए, 2 मार्क्स का मान लो आया है, ठीक है, तो उसमें फिर जो काम हम लोग अभी ऊपर शिवनाथ नदी को लेकर के कर रहे थे वही काम खारून नदी को लेकर के करेंगे, क्योंकि अलग से एक प्रश्न बना करके पूछा है, ठीक है। तो उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दोगे, लेकिन यहां पर बेसिक जो क्वेश्चन है वो शिवनाथ नदी और इसकी सहायक नदियों पर है। तो आप यहां पर उसकी सहायक नदियों के बारे में एकदम कंप्लीट डिटेल ना देकर के एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन दीजिए। ओके, तो ये आपका नदी अपवाह तंत्र से संबंधित ये आपका हो जाता है, ठीक है। एक बार जरा देख लें इंग्लिश कंटेंट क्या है, किस तरीके से इसको हमने लिखा है। तो राइट इन आर्टिकल ऑन शिवनाथ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे पहले आपने फिर से वही पॉइंट में एक बार दोहरा देता हूं, ठीक है। आपने उसको बताया बेसिक फीचर के बारे में कि ये लॉन्गेस्ट रिवर है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो आपने बता दिया कि ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है, एकदम बेसिक, ठीक। उसके बाद फिर आप इसके ओरिजिन में आ गए, ओरिजिन के बाद फिर आप इसके जो है फ्लो एरिया में आ गए कि कौन कौन से जिलों से ये होकर के जा रहा है। उसके बाद फिर हमने इसका प्रोजेक्ट लिख दिया। ओके, इस प्रकार से इसके लिखते चलेंगे और फिर इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम लोग आते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज को हमने 2 हिस्से में बांट दिया, एक नॉर्थ साइड में और नीचे फिर इसमें क्या करेंगे, इसको दक्षिण यानी कि सदन जो है उसके हिसाब से बांट देंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, है ना, और इसको आप समझ पा रहे होंगे कि मेंस में किस तरीके से ये हेल्पफुल रहेगा ये सेशन आपके लिए। ओके, तो यहां से आप इन चीजों को समझिए, समझते चलिएगा। और अगर आपको जो है
ये सेशन अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करना और कमेंट करना, ताकि और जो है हम वीडियोस आपके लिए लेके आ सकें। ओके, और आप साथ में ये भी कमेंट कर सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मेंस के पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ विषय से लेकर के कौन से पेपर से, कौन से छत्तीसगढ़ के कौन से टॉपिक से आपको और वीडियो लेक्चर्स चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में बता दीजिए, ताकि हम ये समझ सकें कि क्या आपके डिमांड्स हैं और उसके आधार पर एक वीडियो और ला सकें। ठीक है, फिलहाल छत्तीसगढ़ में मिट्टी के विविध स्वरूपों का विस्तृत वर्णन कीजिए। 8 नंबर का एक प्रश्न हम लोग और लेते हैं। ठीक है, आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि मिट्टियों से भी प्रश्न बिल्कुल आया हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मृदा से आपका जो है एक प्रश्न आता ही है। यहां पर हमने एक ऐसा प्रश्न लिया है जिसमें सारी मिट्टियों को हमने एक साथ कवर कर लिया है। ओके, ठीक है, चलिए, तो तेरी मिट्टी में मिल जावा, है ना, ये एक विचार के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ में मिट्टी के विविध स्वरूपों का विस्तृत वर्णन यानी कि डिस्क्राइब, है ना, आपका जो पैटर्न है क्या कह रहा है, डिस्क्राइब करना है। ओके, इन डिटेल, डिस्क्राइब इन डिटेल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन छत्तीसगढ़। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में मिट्टी के विविध स्वरूपों में क्या क्या है ये आप लिखते चलिएगा। तो भाई आप बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में मिट्टियों का कौन कौन सा स्वरूप है, यानी कि कुल मिला के उसके प्रकार के बारे में ही पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, देखिए लिखने का तरीका समझिएगा कि हमने ऐसा नहीं किया कि पहले केवल नाम लिख दिए, फिर अलग से उसके बारे में बताओ कि हाँ ये इतने % क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक, फिर उसके बाद फिर से उनका नाम लिखोगे और फिर उसमें बताओगे कि क्या क्या उसमें होता है। तो ऐसा नहीं करना है, एक बार में एक जगह में जितना आप मैक्सिमम कंटेंट दे सकते हो, हमेशा मेंस में ऐसा ही होना चाहिए। तो ये आपने रेड येलो सॉइल के बारे में बताया। ठीक है, फिर ये आपका अलग अलग जो भी टाइप्स हैं उसमें आपने बताया, और उसमें हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर हमने क्या कर दिया, उसका विस्तार बता दिया कि इतने % एरिया में इसका विस्तार है। वो अंडरस्टूड है, वो समझ जो है वो सामने वाले के पास है कि भैया वो देखेगा तो समझ जाएगा कि हाँ ये क्या बताना चाह रहा है, % का मतलब क्या है यहाँ पर। ओके, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज को एकदम विस्तार से कहा जाए। ओके, प्रश्न पत्र में। इसके बाद फिर देखिए मिट्टियों की प्रकृति, जल धारण क्षमता, बेसिक जो चीजें होती है सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के, वो चीजें आप यहाँ पर बताते हैं, है ना। फिर स्थानीय नाम, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो इनका स्थानीय नाम क्या है वो आप मिट्टी से रिलेटेड जब भी प्रश्न आएगा, चाहे पर्टिकुलर किसी एक मिट्टी को लेकर के पूछेगा, है ना, तो भी आपको ये सब चीजें आपको बतानी है। क्या 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 आप सिनॉप्सिस समझ पा रहे हैं इस प्रश्न का, है ना। इस प्रश्न के लेकर के, यानी कि मिट्टी को लेकर के जो प्रश्न आ रहा है, ठीक, इसमें जो है वो ये है कि मिट्टी है तो मिट्टी का विस्तार कहां से कहां तक है ये आपको बताना ही होगा। उसके प्रकार आप बता रहे हैं, प्रश्न के आधार पर डिपेंड करता है कि क्या पूछ रहा है ना। तो प्रकार से प्रश्न आ जाता है मिट्टी के। मिट्टी की विशेषताओं से प्रश्न आता है, मिट्टी की विशेषताओं से प्रश्न आता है कि मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस तरीके से, है ना। और जब आप मिट्टी के प्रकार बताते हैं तो छत्तीसगढ़ में उसका स्थानीय नाम क्या है ना, यह भी आपको बताना चाहिए। क्लियर है, ठीक। फिर विशेषताएं हैं तो विशेषताओं में प्रमुख रूप से जो है उसकी प्रकृति के बारे में हम बताते हैं, है ना, उसकी प्रकृति के बारे में बताते हैं। फिर उसमें प्रमुख फसलें कौन सी ली जा सकती हैं या किसके लिए वो एप्रोप्रिएट क्रॉपिंग, किसके लिए जो है कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है वो आप इसमें बताते हो। ओके, और उसके अलावा इसमें आपका जो है मिट्टी का वितरण, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी मिट्टी से आपका प्रश्न आएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है ना। चलिए, तो एक बार आप कंटेंट देख लीजिए, उसी हिसाब से ये है जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके बेसिक चीजें एक पैराग्राफ में हमने डाल दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या किया कि अलग अलग जो भी मिट्टी है प्रमुख रूप से उनकी नेचर के बारे में, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए काली मिट्टी के बारे में हमने शुरू में बता दिया, है ना। उसके बाद फिर हमने लाल दोमट मिट्टी के बारे में बता दिया। इस तरीके से चीजें यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, फिर ये आपका एक देखिए, ये देखो हमने यहाँ पे फसल वगैरह भी पूरा बताया हुआ है कि कौन कौन सी फसलें यहाँ पर जो है ली जाती हैं। ठीक है ना। ओके, तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए। ये आप इंग्लिश कंटेंट एक बार देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज सेशन। ओके, छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी से आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किया बेस्ड ऑन द PYQ एनालिसिस ऑफ 2018 to 2022 क्वेश्चन पेपर्स। ओके,
सो आगे भी ये सीरीज जारी रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स को लेकर के, लाइक सीजी हिस्ट्री से, सीजी इकोनॉमी से, सीजी एक्ट से रिलेटेड, है ना, ये सब हम लोग बिल्कुल अभी आपको इस पाथ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।